दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास उड़ीसा में खोर्दा जिला से। और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये बात हमेशा आवश्यक याद रहे कि प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो संपूर्णतया 100% भगवान होता है। जैसे जैसे वो परमपिता परमेश्वर के माया से उसके संबंध बनते जाते हैं, जैसे जैसे वो उसको पहचानने लगता है, वैसे वैसे उसके अंदर के दैवत्व के गुण समाप्त होते जाते हैं। बस ये बात इतनी समझने की आवश्यकता होती है कि आप उस दैवत्व को अपने जीवन में धर्म पालन करने के साथ, धर्म पालन करके कितना उसे जीवंत रखते हैं और कितना उसे जागृत रखते हैं। धर्म पालन से ही अर्थ की प्राप्ति भी होती है, काम की सिद्धि भी होती है और मोक्ष की गति भी प्राप्त होती है। इस वजह से जीवन में सदैव ही धर्म बना रहे, किसी भी अवस्था में अधर्म ना हो, असत्य ना हो। तत्व को समझने की कोशिश करें, ईश्वर को समझने की कोशिश करें, ईश्वर को हमेशा महसूस करें, अपने ठाकुर जी को हमेशा अपने निकट आसपास महसूस करते रहेंगे तो एक न एक दिन बेवजह आप हमेशा याद करते रहेंगे, फिर वो एक दिन आपके समीप आ जाएंगे। ऐसा भाव होना चाहिए। सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। पंचांग किसी भी कुंडली का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है और उसके बिना कुंडली का अध्ययन बिल्कुल ही निरस होता है। तो जन्म हुआ है जातक का माघ माह में। जो लोग माघ माह में जन्मे होते हैं उनमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। थोड़ी बहुत चिंता उसके जीवन में देखने को मिलती है। दाम्पत्य में कभी कभी मतभेद भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं, जैसे शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा, ये सब बलवान हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य भी बलवान है और बुध भी बलवान है, क्योंकि लग्न में ये दोनों ग्रह अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं। चंद्रमा एकादशवें भाव में, उन्हें कोई किमद्रुम नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि चंद्रमा के ठीक आगे 4 घर शुक्र और शनि जैसे ग्रह बैठे हैं और चंद्रमा से ठीक 4 घर पीछे उच्च के गुरु विराजमान हैं। इस वजह से, और इस कुंडली में अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं शुभ ग्रह होकर के, इस वजह से यहाँ वो कोई किमद्रुम वाली बात नहीं होगी। कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। लगभग यहां से होने वो शुरू हो जाते हैं, लगभग यहां से पापक हो जाते हैं। लगभग क्या मतलब, यहां से पापक हो जाते हैं। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति को कारोबार बदलता रहे, मन एक जैसा ना रहे, नौकरी बार बार छूटती रहे, या धन एक जैसा नहीं आता है, या धन का निर्गमन जो होता है वो संतुलित नहीं होता। स्वाति नक्षत्र और मंगलवार को जन्मे हैं। मंगलवार यानी कि वार के अधिपति देवगुरु मंगल हो गए, जो जन्म कुंडली के 12वें के साथ साथ पंचम के अधिपति हैं और छठे भाव में बैठे हैं। यहाँ वो 2 नंबर में, यहाँ वो कुंभ राशि में बैठ रहे हैं सप्तमेश होकर के, और यहाँ वो योग कारक हो जा रहे हैं दशमेश होकर के अष्टम भाव में। मतलब मंगल कहीं भी बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं। इसमें भी उनको यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, यहाँ पर भी उनको यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, थोड़ा गड़बड़ ही कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर भी उनको अच्छा भाव नहीं मिला है, अच्छा भाव मिला है पर अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं। इस वजह से मंगल कभी कभी वारेश होकर के भी बुरे परिणाम कर सकते हैं। सुकर्मा योग, स्वाति नक्षत्र, वैसे तो ये नक्षत्र राहु का है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो वायु देवता हैं। तो ओम वायवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ साथ कपास के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। चिरचीटे की जड़ भी अगर मिल जाए तो वो भी धारण कर सकते हैं। वात जनित समस्या कई बार व्यक्ति के जीवन में होती है और सामान्यतः टूट फूट भी शरीर में कई बार होते देखा जाता है। शूद्र वर्ण है और देवगण है। शूद्र वर्ण के कारण कई बार व्यक्ति में गंदगी या गंदे विचार, उद्विग्नता, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, लेकिन देवगण के कारण एक अलग तरीके का प्रभाव भी देखने को मिलेगा जो व्यक्ति को शुद्ध
और चैतन्य बनाएगा। ईश्वर को समझने की शक्ति, दैवत्व के गुण, परोपकार, दया, क्षमा, ये सब सारे प्रभाव जन्म कुंडली में देवगण के कारण आएंगे। जातक का जीवन धनु लग्न से प्रभावित है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। लग्न का मान 22 अंश का है, इसे प्रबुद्ध लग्न कहते हैं, जिसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के पास संतुलित आयु और स्वस्थ जीवन है। लग्न में सूर्य और बुध कारक होते हैं। यहां पूरब दिशा में जब सूर्य और बुध बैठ जाएंगे तो व्यक्ति का निर्णय, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की सुचरित्रवान होने की स्थिति या चारित्रिक बलवान होना, ये सारे प्रभाव दिख जाएंगे। एक अच्छे संस्कारों के साथ व्यक्ति पूर्व जन्म में भी और इस जन्म में भी उत्तम संस्कारों के साथ व्यक्ति पैदा हुआ है। इतना ही नहीं, एक बल बुद्धि से युक्त, बुद्धि और चातुर्य से युक्त व्यक्ति को यहां देखा गया है। चतुराई बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं होती है। अब बहुत ज्यादा चालाक मत होइए। जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा चतुर हो गए तो जितना ज्यादा चतुर होंगे तो उतनी ज्यादा आपसे सत्ता दूर होती जाएगी। जैसे लोमड़ी, गीदड़, ये सब चतुर होते हैं। कौआ, ये चतुर पक्षी होते हैं, चतुर जीव होते हैं, पर राजा तो वस्तुतः शेर ही होता है। तो कहने का अर्थ है कि हमें चतुर नहीं होना है। चतुराई से ठाकुर जी हमारे जीवन से गायब हो जाते हैं। हमें भोला भाला बन के रहना है, शांत रहना है, बिल्कुल एकदम किसी से वैर नहीं करनी है। भगवान का नाम स्मरण रखें, गुरुदेव की निंदा ना करें, गुरु के सानिध्य में रहें, गुरु मंत्रों का जप करें, नित्य मंदिर का दर्शन करें, सहतूत का पेड़ लगाएं, पीपल का वृक्ष लगाएं, पीपल के पौधे की सेवा करें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें, आसपास के किसी मंदिर को धोने का काम कर दें, गाय की सेवा करें, सूर्य को अर्घ दें, है ना, किसी मंदिर का खर्चा उठा लें, कपूर, दिया, घी, बाती का, भोग राग का, हर महीने में 1000-1500 रुपया उन्हें दे दिया करें। या किसी ब्राह्मण को अपने घर नित्य अमावस्या को जरूर बुलाएं, द्वादशी को अपने यहाँ ब्राह्मण को जरूर बुलाएं, शनिवार को पीपल के वृक्ष के पास जाकर के दीपक जलाएं, दीपों की माला बनाएं। इतना काफी होता है। तो मैं क्या कह रहा था कि लग्न में सूर्य बुध बहुत सारे राजयोगों के निर्धारक होते हैं और सामान्यतया ये ऐसा योग होता है जो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, लेखक बनाता है, कवि बनाता है, कंप्यूटर को समझने वाला बना देता है, भाषाओं को समझने वाला बना देता है, तार्किक बना देता है, जुझारूपन की प्रवृत्ति देता है। कभी भी व्यक्ति किसी से हारता नहीं है, रिसर्चर होता है, वैज्ञानिक विचारों वाला होता है, धर्मपरायण होता है, कार्यकुशल होता है और किसी भी प्रकार के कंपटीशन में नहीं रहता। उसका आभा मंडल बहुत ही विस्तृत होता है और वो थोड़ी बहुत धन की चिंताओं से ग्रसित भी रहता है। तो ये आपकी कुंडली के प्रभाव हैं। मैं आपको और भी आगे अब ये बताऊंगा कि कौन से ग्रह कितने अंश पे बैठे हैं और किस नक्षत्र में बैठे हैं, उसका फल क्या होता है। धनु लग्न की कुंडली के लिए अगर आप विचार करें तो ये लग्न बड़ा ही प्रबुद्ध लग्न है। मतलब इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये दार्शनिक लग्न है। इस लग्न के जातक दार्शनिक विचारों वाले होते हैं और इनमें दया, क्षमा, सद्गुण और सकारात्मक विचार ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये गुरु से प्रभावित राशि है। ऊपर से ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव जातकों के ऊपर सकारात्मक ज्यादा रहता है। जैसे अगर मान लीजिए शुक्र की कोई राशि बनती है जन्म कुंडली के लग्न में, अगर वृष राशि का कोई जातक है और कोई तुला राशि का जातक है, मतलब अगर लग्न में 3 या 7 में से कोई एक लिख रहा है, 2 या 7 में से, तो जो तुला लग्न होगा वो ज्यादा प्रभावित होगा, प्रभावित करेगा जातक को। वृष लग्न सामान्यतया प्रभावित करेगा। मतलब एक होती है गौण राशि और एक होती है मूल त्रिकोण राशि। गौण राशि का फल गौण मिलता है, उसमें वो इस बात पर निर्भर करेगा। हालांकि मूल त्रिकोण राशि भी अंशों पे जाकर के निर्भर करती है, पर प्रभाव करने में और प्रभावित करने में मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस वजह से यहां ये मूल त्रिकोण राशि बन गई। देव गुरु बृहस्पति जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम भाव में उच्च के हो गए और नवांश कुंडली में वो जाकर के स्वग्रही हो रहे हैं 6वें भाव के स्वामी के साथ। 10वें भाव के स्वामी का संबंध बन रहा है। यहाँ पे 10वें भाव और 6वें भाव के स्वामी एक साथ बैठ गए, जो ये इस बात का दर्शन कराते हैं कि दाम्पत्य बहुत ही उत्तम रहेगा। विवाह को बचाने की व्यक्ति पूरी कोशिश करने वाला होगा। यहां पे सूर्य बैठे हैं लग्न में, तो भाग्य भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है,
चिरंतन सुखों को प्राप्त करने वाला होता है, तार्किक होता है और सकारात्मक विचारों वाला भी होता है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में अष्टम भाव में उच्च के गुरु का प्रभाव व्यक्ति को सामाजिक और समाज के सबसे निम्न वर्ग के प्रति चिंता जाहिर करने वाला भी बनाते हैं। धर्म भाव का स्वामी लग्न में, लग्न के स्वामी धर्म से पिछले भाव में, धर्म के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस वजह से व्यक्ति का जो कंसंट्रेशन है, जो रिसर्च है, जो ज्ञान और गूढ़ रहस्यमयी चीजें हैं, उस तरफ व्यक्ति का ध्यान ज्यादा है। व्यक्ति उस विषय पे काम करना चाहता है जहां समाज का कोई वर्ग काम ना करता हो, या अपने जीवन में अपने कर्म से कई लोगों को प्रभावित करना सकारात्मक रूप से, ऐसा व्यक्ति का उद्देश्य होता है या लक्ष्य बनाकर चलता है। सूर्य जन्म कुंडली में बैठे हैं 24 अंश के, यही इस कुंडली के आत्मकारक ग्रह भी हैं, क्योंकि सारे ग्रह इस अंश से नीचे ही जा रहे हैं। तो आपकी कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी ही, जन्म कुंडली के लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी ही आपकी कुंडली के आत्मकारक ग्रह हो गए। इस हिसाब से आपकी कुंडली में सूर्य बलवान हो गए, लग्न में बैठे हैं तो अतिरिक्त बलवान हो गए। उसके बाद डिस्पोजिटर प्लैनेट उनका उच्च का है। केतु के साथ अष्टम भाव में व्यक्ति को ज्योतिष में, धर्म में, शास्त्र में, पुराणों में, अध्ययन में, अच्छे व्यवहार में रुचि रहती है। वो चीजों को बहुत बारीकी से समझना चाहता है, अपने संबंधों को आगे लेके जाना चाहता है, संपत्ति की सुरक्षा करना चाहता है। थोड़े बहुत मतभेद दिखेंगे, पर वो अष्टम भाव में गुरु के कारण ये एक नेचुरल सा प्रभाव होगा। अगर यहाँ के आत्मकारक ग्रह की जो स्थिति बनी वो सूर्य बन गए, नवांश कुंडली में सूर्य की राशि एकादशवें भाव में बन गई और वहां बैठ गए केतु। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में इच्छाओं की पूर्ति केतु भी कराने वाले बन जाएंगे। और यहाँ पे केतु कई बार नवांश चक्र में केतु महत्वपूर्ण ग्रह की भूमिका में भी आ जाएंगे। वहीं नवांश चक्र में सूर्य जो बैठे हैं वृश्चिक राशि में बैठे हैं जन्म कुंडली में लाभ भाव के स्वामी होकर के। तो लाभेश का जन्म कुंडली के धन भाव में जाना, दाम्पत्य के आने के बाद एक अच्छा नेचर भी मिलता है और संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। यहाँ पे लाभ भाव के स्वामी धन में बैठे थे, लाभेश शुक्र धन भाव में बैठे थे। यहाँ पे लाभ भाव के स्वामी जन्म कुंडली में जो शुक्र बनते हैं वो गुरु से दृष्ट हैं, छठे भाव में बैठ करके बुध और चंद्रमा जैसे शुभ ग्रहों के संग। तो यहाँ पे व्यक्ति अपने जीवन में, कारोबार में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, सामाजिक सद्भाव में जितना भी उसे परेशानी मिलेगी उस सब को वो बहुत बहुत सॉफ्टली हैंडल करेगा। मतलब इरिटेटिव साउंड नहीं करे, अपनी मनसा, अपने मन में जो परेशानी है वो बहुत आसानी से, सरलता से किसी को ना बताए, वो झेलने वाला होता है। यहाँ पे 3 सौम्य ग्रह का बैठना इस बात का दर्शन कराता है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी विषम परिस्थिति बनेगी कारोबार में लेकर, उसको वो बड़ा आसानी से यूं निकाल देता है, अपनी समस्या को यूं झट से समाप्त कर देने वाला। मतलब उसको लेकर के बहुत ज्यादा डिप्रेसिव होने वाला नहीं होता। यहाँ पर भी लगभग वही बात दिख रही, क्योंकि यहाँ छठे भाव में जो राशि बनी है उसके स्वामी स्वग्रही हैं। तो धन लाभ के योग तो कई तरीके से बन गए। धन के अधिपति लाभ में, धन के अधिपति लाभ में, लाभ के अधिपति गुरु से प्रभावित हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास धन रहेगा, उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद चंद्रमा आते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हैं, अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं, 8 अंश के बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में। वायु देवता की पूजा करें, ओम वायवे नमः इस मंत्र का जप करें और जितना ज्यादा हो सके अपने शरीर में, जैसे होता है कई बार की कुछ बीमारी जो वायरल इन्फेक्शन से होती हैं वैसा हो जाए, तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा। और कोई भी शुभ ग्रह अपनी राशि से अगर 4 घर आगे बैठता है तो उसके भाव की वृद्धि ही करता है। इस हिसाब से यहाँ अष्टम भाव भी बली होगा। और चंद्रमा 8 अंश के स्वाति नक्षत्र में थोड़ा बहुत कभी कभी पेट में गैस बनने, वात बनने की समस्या देते हैं। मंगल की बात करते हैं, जन्म कुंडली के पंचम और 12वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में बैठे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, तो पापक ग्रहों का जन्म कुंडली के छठवें भाव में बैठना अच्छा माना जाता है। सम संख्या की राशि में पापक ग्रह का बैठना उनके पापक प्रभावों को कमजोर करता है। यहाँ पे व्यक्ति कई बार दूसरों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेने वाला होता है। यहाँ व्यक्ति कई बार विरोध खुलकर नहीं करने वाला होता है, या यहाँ मंगल के जन्म कुंडली के छठे भाव में स्थिर राशि में बैठने के कारण कई बार वो जो उत्तेजना है, वो जो प्रभाव है, वो जो विरोध करने की शक्ति है वो थोड़ा कमजोर हो जाती है। धन दे देंगे लेकिन मांगने में व्यक्ति को कई बार
अच्छा नहीं लगता, ये कहते चलो ठीक है उसको देना होगा दे देगा, नहीं देना होगा मत देगा। तो ऐसी चीजें देखना पड़ जाता है। यहाँ पे मंगल जन्म कुंडली के छठे भाव में है तो मतलब यहाँ पे शत्रु रहते हैं और व्यक्ति उसका विरोध नहीं करता। कई बार शत्रुओं के संग ही व्यक्ति का जीवन बीतता रहता है। मंगल यहाँ जन्म कुंडली में 4 अंश के बैठे हैं, अपने क्या बोलते हैं कि मित्र के नक्षत्र में बैठे हैं। सूर्य जन्म कुंडली के लग्न में अगर विराजमान नहीं होते तो मंगल का बल और भी कमजोर हो जाता। वैसे शुभ ग्रह की राशि में पापक ग्रह का बैठना पापक प्रभावों को कमजोर करता है। यहाँ पे मंगल का दुष्परिणाम कम और लाभ ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिसमें आप भवन भूमि वाहन, आपका परिणाम, आपके परिणाम में दिलचस्पी, आपका जो अधिकार है वो सब लगभग सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं मंगल की 12वीं दृष्टि, ये जो 7वीं दृष्टि है 12वें भाव पे, ये भी अच्छी है, जहां व्यक्ति को ऋण मुक्ति में मदद करेगी और कोर्ट केस कचहरी के मामले में व्यक्ति की मदद करेगी। यहाँ मंगल और केतु का प्रभाव जो 12वें भाव पे पड़ेगा वो व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियों को निभाने में आसानी होगी। उसके बाद जो लग्न पे दृष्टि जा रही है उसमें व्यक्ति अपने निर्णयों पे अडिग रहने वाला भी होता है और एनर्जेटिक फील भी करता है। ऐसा मंगल के कारण होगा, उसके निर्णय सही होंगे और वो निर्णय को ठुकराने में मदद नहीं, विश्वास नहीं रखता, निर्णय पे बन कर रहने की स्थिति में होता है। बुध को देख करके आपको एक बात और भी समझनी होगी, यहाँ बुध नवमेश के साथ युति कर रहे हैं तो 2 केंद्रों के स्वामी, एक त्रिकोण और उसमें भी मजबूत त्रिकोण, मजबूत त्रिकोण और मजबूत केंद्र, मतलब सबसे मजबूत केंद्र दशम स्थान और सबसे मजबूत त्रिकोण नवम स्थान, इन दोनों के स्वामी हैं और लग्न में बैठे हैं। अब इस कुंडली के लिए इससे ज्यादा अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। यहां पर भी जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह बलवान हो गया बैठा, यहां पर जन्म कुंडली के सप्तमेश जन्म कुंडली के पंचम में आ गए और पंचम भाव के स्वामी चतुर्थ में आकर के दशम को देख रहे हैं, और जहां पे दशम भाव के स्वामी चंद्रमा गुरु के साथ बैठे हैं, जो ये दर्शाते हैं कि दाम्पत्य जो होगा वो परिवार को साथ लेकर चलने वाला होगा। पर परिवार में अगर मतभेद होगा कभी तो उसका कारण इस कुंडली में मंगल और राहु यहां हो सकते हैं, और उनके ठीक पीछे शनि के कारण परिवार में मतभेद होगा। मतलब मंगल राहु और शनि की दशा मतभेदों को गहरा करेगी, या कई बार व्यक्ति को कोई समाधान ना दिखे ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। अन्यथा अगर कुंडली मिलाकर नहीं किए होंगे इस वजह से भी मतभेद गहरा हो सकता है। पर इस कुंडली को देख करके जो लग्न और नवांश कुंडली बन रही है उस आधार पर तो दाम्पत्य में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होता दिख रहा है। तो ये बुध के बारे में मैंने बात कही। बुध बहुत अच्छी स्थिति में है और ये हर तरीके से व्यक्ति की सुरक्षा करेंगे, उसके व्यक्तित्व के निर्धारण में, उसके सुखों को देने में, उसकी बुद्धिमत्ता के बल पर निर्णय लेने में, क्रिएटिविटी में, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी बुध पे जा रही है तो व्यक्ति एक अच्छे लेवल में पहुंच जाएगा और बहुत सुखी होगा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति तो लग्नेश होते हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं और 17 अंश के बैठे हैं। दूसरे सर्वाधिक अंशों के साथ ग्रह बन रहे हैं, लग्नेश ही आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं। उनका कुछ परिणाम जन्म कुंडली के सप्तम भाव की तरफ आएगा। मतलब 17 अंश के विराजमान हैं गुरु, तो सप्तम भाव की तरफ आएंगे तो पेट का रोग देंगे। और कई बार सामान्यतः छोटे मोटे विवाह में एक दार्शनिकता का अंतर होता है। मतलब कई बार विचारों में पति जो है वो उच्च दार्शनिकता का है तो पत्नी थोड़ी निम्न स्तर की दार्शनिकता, दृष्टिकोण में थोड़ा अंतर होता है या विचारों में थोड़ा अंतर, जो मतभेद है वो इसी गुरु के कारण होता है, पर यह सामान्य बात है। तो गुरु का प्रभाव 12वें भाव पे, मंगल गुरु केतु का प्रभाव है। इस वजह से यहाँ व्यक्ति के जीवन में जितने भी उसे जिम्मेदारियां मिलेंगी उन सबका वो संपूर्णतया निर्वहन करेगा। यात्राओं में गुरु का लाभ होगा, मंगल से कुटुंबजनों को धन देने का लाभ होगा, लेकिन पैसे अटकने के योग 100% हैं। वाणी की सुरक्षा और कुंडली में जितने भी ग्रह हैं वो गुरु और शनि के कारण न्याय का मिलना और धन आने के साथ साथ अनुभवों का प्राप्त होना। मतलब धन 10 रुपए आएंगे तो अनुभव 20 रुपए के बराबर होगा। तो अनुभव और धन दोनों को मिलाकर व्यक्ति का जीवन यूं आगे बढ़ता जाएगा। एक्सपीरियंस भी होगा और धन भी आएगा। एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा होगा, धन थोड़ा कम आएगा। मतलब लोगों से आपको सीखने में ज्यादा मिलेगा, हो सकता है कि उसके मुकाबले आप धन थोड़ा कम कमाएं, ऐसा। तो ये गुरु हैं। उसके बाद चतुर्थ भाव पे जो इनकी दृष्टि जा रही है वो माता के और पिता के प्रभावों की वृद्धि कर रही है, उनके सुखों को वृद्धि में लेके जा रही है। साथ ही साथ ये माता के प्रभावों में वृद्धि के साथ साथ उनके सुखों की वृद्धि भी कर रहे हैं।
तो ये गुरु हैं, हालांकि इसे कुहू योग कहा जाता है। कई बार यहाँ पे पिता और पुत्र के बीच में थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद भी देखने को मिलते हैं, छोटे मोटे कलह भी देखने को मिल जाते हैं। अवस्था की कमजोरी होती है, चोट चपेट की घटनाएं गुरु की दशा में राहु और केतु की दशा में, शनि गुरु राहु और केतु की दशा में स्वास्थ्य की समस्या, चोट चपेट की समस्या देखने को मिलती है। विशेषतया भारी वाहन के निकट से गुजरने से कई बार कष्ट होता है या तकलीफें बढ़ती हैं, मतलब हमें वहां पे सावधान होना होगा, सीधी बात है। शुक्र आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं, राहु के साथ हैं, भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, तो लाभ भाव के स्वामी का धन में जाना, ये अपने आप में महाधनी महाभाग्यशाली योग है। और जन्म कुंडली के धनेश के संग बैठना, तो धन और लाभ का संबंध, धन लाभ का संबंध धन में, और राहु जन्म कुंडली में मित्र के साथ मित्र की राशि में, दोनों ही ग्रह उनके मित्र हैं। तो जो विचार हैं, जो बोधगम्यता है, जो दृष्टिकोण है, जो वाणी है, वो बड़ी सौम्य है और तार्किक है। गंभीर भी बोलता है व्यक्ति और बहुत सूक्ष्म बोलने में विश्वास करता है। तो एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा नहीं है, पर सुंदरता है, धन है, महिलाओं का संपर्क है, कई महिलाओं का संपर्क है, ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसा शुक्र और शनि का प्रभाव है। शुक्र यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है, मैं उन्हें बिल्कुल ही कमजोर नहीं कहूंगा, बल्कि अपनी दशा काल में वो भवन भूमि वाहन आदि का सुख भी बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ वो मकर राशि में, जबकि यहाँ वो मेष राशि में बैठ रहे हैं, जहां का स्वामी पंचम से संबंध बना करके बुध के साथ बैठे हैं। तो लग्न 7 नंबर का बना और नवम भाव में 3 नंबर बन गया, यानी कि बुध। तो लग्न और भाग्य का संबंध जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, लग्न और यहाँ पे लग्न और दशम का संबंध जन्म कुंडली के लग्न में। तो इस हिसाब से ये कुंडली बहुत ही बलिष्ठ मालूम पड़ जाती है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति बन रही है, वो कुंडली को एक अच्छा नेचर दे रही है और एक मतलब फलदायक स्थिति को लेके बना रही है। शनि की कुंडली आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बनी है, ये निर्णायक हैं, और आपकी कुंडली में गुरु से प्रभावित होने के कारण धर्म का, शास्त्र का, पुराणों का व्यक्ति अध्येता होता है, उनको विश्वास से सुनता है और अपने तीर्थ का दर्शन करता है। इतनी सारी चीजें हैं। राहु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में है, लेकिन वो मारक बनेंगे, तो इस कुंडली में शनि, राहु और काफी हद तक गुरु भी लगभग थोड़े बहुत मारक प्रभाव में आएंगे, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं, शनि के संपर्क में है, राहु के संपर्क में है गुरु। इस वजह से शनि राहु सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम मरणम मारकेशस्य दशायाम प्रवदेत सुधी। सप्तम स्थान मारक होता है, लेकिन ये लग्न में बैठे हैं, राहु केतु का कोई संपर्क है नहीं, इस वजह से बुध सप्तम भाव से मारक होने के बावजूद बच गए। लेकिन द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं, भाव के स्वामी हैं, मारक भी हैं, और राहु के संग बैठ गए, और जन्म कुंडली के लग्नेश शनि से दृष्ट हो गए, तो व्यक्ति जो है वो सत्य बोलने वाला होता है। शरीर भी जो होता है वो कई बार बहुत मतलब ऐसे सामान्यतया कई बार पतला बहुत ज्यादा हो जाए, या कई बार वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उसमें एक बैलेंस करने की आवश्यकता भी कई बार होती है। शनि की दशा में वजन घट जाता है, गुरु की दशा में वजन बढ़ जाता है, राहु की दशा में अनियंत्रित होता है, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। और उसके बाद ये सारी चीजें, तो राहु यहां मारक होंगे, शनि भी मारक होंगे, और गुरु राहु शनि तीनों जब एक साथ एक्टिव होंगे, मतलब शनि में राहु, राहु में गुरु, शनि में गुरु, गुरु में राहु जब आएंगे, तो कारोबार में चिंताएं देंगे, और कई बार पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ाएंगे, या कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देने वाले बनेंगे। यहां आपको कई बार अपने संतान की भी सुरक्षा करनी होगी, अपने पेट का भी ध्यान रखना होगा, और पिता के साथ संबंधों को भी ठीक रखने की कोशिश करनी होगी। तो ये आपकी कुंडली के ग्रह हो गए, जो विभिन्न अंशों में विभिन्न स्थिति में बैठे थे। ग्रहों में नक्षत्र की बात कर दूं तो गुरु आश्लेषा नक्षत्र में व्यक्ति को तार्किक बना रहे थे और कृतज्ञ बना रहे थे, जबकि शुक्रदेव श्रवण नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को धन खर्च करने वाला बना रहे थे। शनि आपकी कुंडली में उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं, जो आपको थोड़ा बहुत हड्डियों का बीमार या नेचर से थोड़ा कभी कभी खूंखार या कड़वा हो जाना, ऐसा शनि की दशा में देखने को मिल सकता है, आलस्य देने वाले बन सकते हैं। जबकि राहु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठ करके आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहे हैं और धन कमाने की लालसा भी दे रहे हैं। इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही है। अब मैं आपको अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आता हूं। अष्टक वर्ग में जो अंकों को प्राप्त होने की स्थिति है, उसके आधार पर व्यक्तित्व ठीक है, वाणी पे हमें और भी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, विचारों को और भी ज्यादा शुद्ध करने की आवश्यकता है। हमारे जो संबंध हैं हम उसको और भी ज्यादा पुनर्परिभाषित करें, चाहे जिस किसी के भी साथ हो, मित्रों से हो, कुटुंब से हो, रिश्तेदारों से हो, इनसे। उसके बाद हम पराक्रम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है, उसमें जरा भी कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। संपत्ति भी ये कुंडली बहुत अच्छी इकट्ठा कर लेगी, और निश्चित रूप से इस कुंडली में नौकरी और व्यापार में से सामान्यतः व्यापार और नौकरी, अगर दो प्रश्न बनते हैं तो इसमें से पहला कि व्यक्ति
नौकरी करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विवेक कभी कभी कमजोर हो जाता है, मतलब व्यक्ति निर्णय गलत भी लेता है। दिनचर्या ठीक रखनी है, पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। इसके साथ साथ कंसंट्रेशन पे काम करना है, लगातार काम करना है और काम लगातार बदलना नहीं है। साथ ही साथ अगर विचार करते हैं तो इस कुंडली का धर्म और भाग्य दोनों सुरक्षित है। ये कुंडली सामाजिक प्रतिष्ठा को बरकरार रखने में सफल होगी और प्राप्त भी उतना कर जाएगी जितने से ज्यादा की वो यात्रा करती है, और अपने ऋण से मुक्ति होने का योग भी लगा के बैठी है। सूर्य और चंद्रमा में बल चंद्रमा का ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है अंशों के आधार पर, और भावों के आधार पर तो सूर्य वैसे ज्यादा बलवान है, पर फिर भी व्यक्ति पितरलोक से आया है और वापस पितरलोक की यात्रा करेगा। सूर्य को बलवान बनाना होगा अर्घ देकर और मांसाहार का त्याग करके। चंद्रमा को बलवान बनाना चाहते हैं तो नियमित दिनचर्या का पालन करें। मंगल अगर हो सके तो किसी आसपास के बजरंगबली के मंदिर को धोने का काम कर लीजिए। गणेश जी को दूर्वा या दूध अर्पित किया करिए। देवगुरु बृहस्पति को ठीक करने के लिए कोई आवश्यक अलग से उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और बहुत अच्छे बैठे हैं, उसमें घबराना नहीं है। साथ ही साथ शुक्रदेव आपकी कुंडली में थोड़े कमजोर हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करें और नहाने के जल में दूध दही मिलाकर स्नान करें। इसके साथ शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव मृतप्राय होकर बैठे हैं, तो लगभग ये मृतप्राय हैं तो ठीक ही है, क्योंकि जन्म कुंडली में ये मारक है। मारक ग्रहों का बहुत ज्यादा बलवान हो जाना कई बार कष्टों की वृद्धि कर देता है। अब मैं बात करता हूं अरिष्ट चक्र पे। तो अरिष्ट चक्र के आधार पर शनि, मंगल, राहु, केतु, इन दशाओं में ये चारों ही ग्रह अरिष्ट चक्र में बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं। इस वजह से हमें इनकी दशाओं में अपने स्वास्थ्य का और अपने व्यय का नियंत्रण रखना होगा। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित क्षेत्रों के लिए बुध सहायक होंगे, चंद्रमा, शुक्र और शनि ये ग्रह सहायक होंगे। हो सकता है कि आरंभ में जीर्ण मकान मिले, बाद में चल करके व्यक्ति नए मकान में रहता है। वैसे चंद्रमा का प्रभाव नूतन मकान का योग भी दिखा रहा है। माता और पिता को लेकर के हमें सावधानी बरतनी होगी शनि राहु की दशा में, और बस ये दशाएं कमजोर हो रही माता पिता को लेकर के। बाकी ऐसे बुध, गुरु और चंद्रमा धनदायक होंगे, जबकि शनि, मंगल, राहु, केतु, शुक्र और सूर्य भी धनदायक ही होंगे, पर इनमें मानसिक शांति थोड़ी ज्यादा होगी, जबकि गुरु, बुध और चंद्रमा में मानसिक संताप थोड़ा बढ़ेगा। संतान को लेकर यह कुंडली थोड़ा दूर जा सकती है, ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है। अब इस कुंडली में कुछ मूलभूत सिद्धांतों से आपका परिचय करा दूं। स्वाति नक्षत्र में दान करना सर्वोत्तम रहेगा शास्त्रोक्त। इसके अतिरिक्त उत्तराषाढ़ा, श्रवण, पुष्य, अनुराधा, अश्विनी और पुनर्वसु ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए उत्तम रहेंगे। दिन मंगलवार और गुरुवार का अच्छा रहेगा। रविवार का व्रत या चतुर्थी का व्रत इस कुंडली को आगे बढ़ाएगा। शनि देव की स्थिति जो कुंडली में बन रही है उस आधार पर अभी शनि में राहु और शनि में गुरु का अंतर कष्टदायक हो सकता है। बुध की महादशा में मंगल का अंतर और बुध की महादशा में राहु का अंतर, साथ ही साथ बुध की महादशा में केतु का अंतर कष्टदायक हो सकता है। लाजवर्त धारण करने से लाभ होगा। नवग्रह कवच धारण किया भी जा सकता है। इस कुंडली में मेष और सिंह वालों से मैत्री अच्छी रहेगी, जबकि शत्रुता कन्या, कुंभ और मिथुन वालों से बिल्कुल भी ना करें। धन कमाने के लिए आपको पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करनी चाहिए। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो रहेगा दक्षिण दिशा का मकान भी ठीक रहेगा, और ऐसे पूर्वी फ्रंट का मकान सर्वोत्तम रहेगा। क्लियर है? इतनी सारी चीजें। दशमांशा चक्र में लग्नेश का छठे भाव में जाना कारोबार को थोड़ा बहुत संघर्ष देता है, बाद में चल करके व्यक्ति व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन यहाँ जो सूर्य और गुरु बैठे हैं ये इस बात का दर्शन करा रहे हैं कि व्यक्ति धनवान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु और सूर्य की दशा और साथ ही साथ यहाँ शुक्र, बुध और चंद्रमा की दशा कारोबार में सपोर्ट करने वाली होंगी। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।